अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लो। हम जो है सीटेट का किसका सीटेट का पेपर जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज लूँगी और हम एक वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि सीटेट के अंदर मैं पहले आपको बता दूं कि सीटेट के अंदर हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्ट देखो, आपको तो इतनी बेसिक नॉलेज तो है कि सब्जेक्ट हमारे पास 5 होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के अंदर पहला होता है सीडीपी और फिर कौन सा होता है हमारे पास मैथ्स होता है। ठीक है, मैथ्स के बाद ईवीएस है और फिर हमारी 2 लैंग्वेज होती है। अब वो लैंग्वेज हम जो भी लेना चाहे, इंग्लिश उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, जो भी हो गई, तो हम वो 2 लैंग्वेजेस इसके अंदर मिली हुई होती है। तो 5 सब्जेक्ट इस तरीके से हो गए। मैं उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट बना रही हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। बस थोड़ा सा वक्त दो। एक दिन का लेक्चर सुनने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ मैं क्या बोलते कर सकती हूँ या मुझे समझ में नहीं आया। आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। और मैंने खुद क्लियर किया है बेटा। ईवीएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे मार्क्स मिले। और क्या बोलते ईवीएस हम उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ जाता है क्योंकि हमको क्या बोलते कंटेंट का ही पता नहीं होता है कि कंटेंट कहाँ से आता है, कहाँ से कंटेंट लिए जाएंगे। ठीक है, और सीटेट का पेपर तो आप लोगों को पता ही है कि टफ़ होता है, इसके लिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, पहले बेसिक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हमारा जो 2026 में जो पेपर हुआ था, प्लीज़ ध्यान रखो, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 से 4 मिनट मैं आपका लूँगी, हार्डली 5 मिनट लूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं क्लियर कर दूँगी। 2026 में हमारा पेपर हुआ था और वो पेपर फ़ैब में हुआ था। ठीक है, तो फ़ैब में भी हमारे पास दो डेट ऐसे दिए गए थे जो क्या हुए थे कि मतलब 2 डेट के अंदर दिए गए थे। एक था 7 फ़ैब को था और एक 8 फ़ैब को था। एक 7 था और एक कौन सा था, 8 फ़ैब को था। अच्छा, ये सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम हुए थे। ये जो था मतलब इस दिन के जो पेपर्स थे, तो इस दिन वो बच्चे को लिए गए थे जिसके अंदर जिसने सिर्फ पेपर 1 लिया था और या तो फिर सिर्फ पेपर 2 लिया था। तो 7 फरवरी के दिन वो वाला एग्ज़ाम हुआ था और 8 फरवरी के दिन वो बच्चे इंक्लूडेड थे जिसने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लिया था। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो हो गई। मतलब 2026 का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे या मैं जब आपको सॉल्व करवाऊँगी, आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं पूरा पेपर इंशाल्लाह सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट लाइन वाइज लेने की कोशिश करेंगे हम, जितना भी हो सकता है। मैं रिस्पांस देखूँगी, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इंशाल्लाह ये सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये चीज़ हो गई, एक 7 फरवरी वाला, एक 8 फरवरी वाला। तो मैं 8 फरवरी के अंदर जो पेपर 1 है जो उसके अंदर ईवीएस जो दी गई है वो पेपर ले रही हूँ। फिर से सुनो मेरी बात। 8 फरवरी के दिन 2026 में जो पेपर हुआ था पेपर 1 ईवीएस में वो ले रही हूँ। फिर से सुनो एक बार। 8 फरवरी के दिन पेपर 1 जो था ईवीएस वो क्वेश्चन में ले रही हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा कि आप ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैं 30 मिनट या 25 मिनट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लूँगी। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लेंगे हम। 10 क्वेश्चन ले करके हम सॉल्व करेंगे। 3 दिन में हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे। कम पढ़ेंगे मगर अच्छा पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करूँगी, हाईलाइट करके बताऊँगी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन आया तो क्यों आया, बाकी 3 कट हुए तो क्यों कट हुए। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा घाई है तो आप जा सकते हो, मत सुनो ये वीडियो। ठीक है, लेकिन अगर आपको डीप में स्टडी करना है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है यही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा फोकस कर लो, 4 से 5 साल के पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप खुद पॉज करना वीडियो को और क्या करने की कोशिश करना, खुद से आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना और खुद रिकॉग्नाइज़ करना कि ये आंसर क्यों आया और क्यों नहीं आया।
क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चंस जब तक सॉल्व कर चुके होंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो है भिवंडी में जो भी बच्चे होंगे, भिवंडी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ से, भिवंडी से, तो भिवंडी के में जो है मतलब यहाँ पर एक प्लेस है गैबी नगर। गैबी नगर में हमारा जो बैच चलता है, ये बैच जो है मैंने गारंटी बैच स्टार्ट किया है। 2 बैच है। बैच कितना है हमारा, 2 बैच है, ठीक है। एक बैच जो है इसके अंदर गारंटी है कि आपका सीटेट क्लियर होगा ही होगा। अगर भिवंडी के कोई बच्चे हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मुझसे राब्ता कर सकते हैं। नियर बाय विजडम स्कूल जो है सागर प्लाज़र, वहाँ पर आप आकर के क्या कर सकते हो, किसी से भी पूछोगे नज़ीर क्लासेस कहाँ पर है तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। और दूसरा जो बैच है वो कौन सा है, उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इसकी फ़ीस जो है कम है। इसके अंदर गारंटी नहीं है, हाँ, बट टीच मैं ही करूँगी क्योंकि इसके अंदर मैं टाइम ज़्यादा दूँगी बेटा। कोई भी स्टडी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कोई भी चीज़ जो होती है वो हमसे क्या मांगती है, टाइम मांगती है। किसी भी चीज़ की अगर हमको स्टडी करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और इसके अंदर टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होगा। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और इसके अंदर A to Z मैं करवा कर दूँगी जो गारंटी बैच होगा। अगर आप 0 लेवल के बच्चे हो, 0 लेवल समझ रहे हो, ऐसे तो कोई 0 लेवल का होता नहीं है, बट मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप 0 लेवल के भी बच्चे हो तो मैं इंशाल्लाह आपको सीटेट क्लियर करवा दूँगी। बस सिर्फ शर्त एक ही है कि आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देने वाली हूँ, कुछ चीज़ें नहीं करवाने वाली हूँ, बस आपको क्लास अटेंड करना है और इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगी। ये तो हो गया हमारा ऑफलाइन बैच, ठीक है। ऑनलाइन बैच में अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मैं क्वेश्चन पेपर जो है जितने भी है लाइन वाइज, सीरियल वाइज आपको समझा दूँगी। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी मैं आपको एक ये लेक्चर देती हूँ, डेमो लेक्चर के तौर पे ही देख लो। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो इंशाल्लाह मैं मेरे टाइम में से टाइम निकाल कर आपके लिए टाइम ज़रूर निकालूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। दोनों लैंग्वेज लूँगी बेटा मैं, ठीक है, दोनों लैंग्वेज लूँगी। 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी। अगर आपको कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे कमेंट्स करे, मैं उसको अलग से वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एक पेपर हमारा 3 दिन चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन दिया है, मैं दोनों लैंग्वेज लेके चल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आ टीचर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसकी जो साइज़ वगैरह है थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। आ टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ शुड इंक्लूडेड द लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रंस, जो दिया हुआ है, ऑफ द चिल्ड्रंस इन कंडक्टिंग his her class attractive. Which of the following should a teacher pay attention to in order to incorporate the local context? सवाल समझो क्या बोला गया है, हिंदी में भी पढ़ के बताती हूँ फिर सवाल एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है उसी को बोला जा रहा है पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पे समझ में आया, देखो लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़, माहौल का मुताला। के एक शिक्षक को अपनी कक्षा में, मतलब एक टीचर है जो क्या पढ़ाती है, EVS पढ़ाती है, ठीक है, उसको अपनी कक्षा में गतिविधियाँ दैट मीन्स एक्टिविटी के संदर्भ में, एक्टिविटी जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है उसके संदर्भ में, उससे रिलेटेड बच्चों की स्थानीय संदर्भ, मतलब बच्चों की जो स्थानीय संदर्भ है, स्थानीय संदर्भ यानी कि जिस प्लेस, मतलब जो प्लेस होती है कोई इन्वायरमेंटल के अंदर कैसा होता है, हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उससे रिलेटेड संदर्भ को शामिल करना, मतलब ये नहीं शामिल करना चाहिए, अलग अलग प्लेस के अंदर बच्चों को लेना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए, यानी जो अलग अलग प्लेस है उसके अंदर बच्चों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए।
ठीक है। अगर एक टीचर है जो इन्वायरमेंटल स्टडी ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, लोकल कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, तो उसके अंदर एक्टिविटीज़ ले रहा है बच्चों से, यानी बाहर निकल कर के एक्टिविटीज़ करवा रहा है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट बोला है और कौन सी नहीं बोला है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आंसर में आपको क्या दिया हुआ है, इंग्लिश और उर्दू दोनों दिया हुआ है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ ताकि मेरा टाइम बचे, ठीक है। स्थानीय संदर्भ समझ में आ गया आपको। स्थानीय संदर्भ यानी कि जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है, लोकल कॉन्टेक्स्ट मतलब जो स्थान है, जो प्लेस है, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है। स्थानीय संदर्भ के चयन पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए, मतलब यानी कि जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो वो किससे होना चाहिए, वो चीज़ पाठ्य पुस्तक से होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये पॉइंट अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, हमको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर। दूसरा बोल रहा है स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार होना चाहिए। अब मुझे ये पहले ही गलत लग गया, क्योंकि अभी जो स्टडी हो चुकी है वो टीचर के अनुसार नहीं होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स के अनुसार होना चाहिए। अगर ऐसा बोला होता यहाँ पर कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो ये ऑप्शन के साथ में जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, शिक्षक के सुविधा से होना चाहिए। भाई शिक्षक की सुविधा से क्यों होना चाहिए, स्टूडेंट्स को सुविधा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन मेरा कट चुका है। अब मेरे साइड से 2-3 ऑप्शन बचे ना, एक पहला, तीसरा और चौथा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं। स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप होना चाहिए। क्यों विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप होना चाहिए, मतलब जो विद्यालय है, जो स्कूल है, उसकी डिसिप्लिन, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखो, जब भी ईवीएस का पेपर सॉल्व करोगे तो हमेशा मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना कि आप पहला ऑप्शन वही सिलेक्ट करना, पहले प्रायोरिटी उसी को देना जिसके अंदर बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ तो स्कूल की बात हो गई, ये भी कैंसिल हो गया। स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्र दृष्टि के, मतलब शिक्षा शास्त्र दृष्टि यानी कि जो क्या बोलते हैं, साइंसी वजूहात होते हैं, साइंटिफिक रीज़न होते हैं, साइंटिफिक नज़रियात होते हैं, उसकी कल्पनाशील होते हैं, जो इमेजिनेशंस होती है, और नैतिक दृष्टि के से सही हो, यानी कि साइंस के वजह होना चाहिए और उसकी कल्पना होना चाहिए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। सबसे सही ऑप्शन कौन सा जो अपने को लग रहा है, स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से होना चाहिए। अजाई सी बात है, अगर बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में है फॉर एग्जांपल, देखो बेटा मैं बोल रही हूँ आपको कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मुझे ज़्यादा टाइम जाएगा। अगर आपको नहीं जम रहा है आप जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, ताकि अभी आपको टाइम जा रहा है, आगे आप 4 से 5, 6, 7 पेपर सॉल्व कर लेते हो, मैं गारंटी देती हूँ ऑटोमेटिक आप पेपर खुद ही सॉल्व करोगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3rd स्टैंडर्ड है फॉर एग्जांपल, 3rd स्टैंडर्ड में अगर पाठ्य पुस्तक के अंदर यानी किताब के अंदर आपको बता दिया गया कि ये स्थान जो है, मतलब यानी प्लेस के बारे में आपको ये चीज़ें करना है, तो अब जाहिर सी बात है 3rd स्टैंडर्ड के लिए जो एक्टिविटीज़ दी गई है वो तो 1st स्टैंडर्ड में नहीं दी जाएगी। एक्टिविटीज़ का भी लेवल होता है ना, पहले कौन सी करवाना है, फिर कौन सी करवाना है, फिर कौन सी करवाना है, इसलिए हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो 62 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट मैच पेयर्स, मतलब यानी आपको क्या करना है, करेक्ट में मैचिंग जो है वो करना है। तो इसके अंदर से देखो, मुझे पहला वर्ड तो दिख गया मराठी। मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र में। तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे जाऊँगी कि सी का जो आएगा वो 5वां आएगा, तो मैंने सी देखा, 5वां नहीं है, ये कट, 5वां नहीं है, ये कट, 2 ऑप्शन चला गया। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे को फर्स्ट पे जाना है या 3rd पे जाना है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये देखना चाहिए
कि जो लैंग्वेज है मुझे अच्छे से पता है, मैंने पढ़ा है कि कुड़ुक लैंग्वेज जो है वो झारखंड में बोली जाती है। कुड़ुक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। और कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कन्नड़ बोली जाती है। इतनी चीज़ तो मुझे पता है। तो अब मैं यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाके देखती हूँ कि ये है क्या। एफ़ अगर मैं देखती हूँ, एफ़ का मेरे साइड से क्या आएगा? थर्ड आएगा। तो एफ़ यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। अब तो मैं इससे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकती। लेकिन ई ऑप्शन की तरफ अगर हम जाते हैं तो ई ऑप्शन में देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि कौन सा जाएगा हमारा? फोर्थ वन समझ रहे हो? और सॉरी 6-1। और यहाँ पर देखो डी ऑप्शन, देखो डी ऑप्शन गुजराती है। गुजराती कहाँ बोली जाती है? सब छोड़ दो ऑप्शन। गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। मतलब डी का ऑप्शन किसके साथ जाने वाला है? हमारा गुजराती जो है गुजरात में बोली जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा जाने वाला है? गुजराती 6 नंबर पे जा रहा है। तो 6 नंबर देखो, हम फर्स्ट ऑप्शन पे गए हैं। ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ 4 और 6 इसी में कंफ्यूज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाऊंगी? मैं 1 पे जाऊंगी। ऐसे में आपका टाइम बचेगा। और हालांकि अभी मैं यहाँ पर स्लो सॉल्व करवा रही हूँ, हमको इतनी स्पीड बढ़ाना है कि 1 मिनट के अंदर हमको इतना बड़ा सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है और सर्कल को फिल भी करना है। और ईवीएस का पेपर में अगर इंडिविजुअल सॉल्व करने बैठूंगी तो मुझे हार्डली 15 मिनट जाते हैं। 15 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरा 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करके हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर मुझे टाइम जा रहा है। आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। मैंने क्लियर करके बता दिया बेटा, ठीक है। गुजराती से ही मैंने लिया कि गुजराती से गुजरात का ऑप्शन क्लियर हो गया। बाकी आप एक बार पढ़ना ज़रूर, क्योंकि अभी वो लैंग्वेज को इस तरीके से दिया है, आगे चल के कोई और लैंग्वेज दे सकता है। क्लियर? ऐसे वाले ऑप्शन आएंगे तो हमेशा इस तरीके से ही आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। ये होता है स्मार्ट मेथड, ठीक है, मतलब फटाक से आंसर निकालने का। और मैं जो क्लास ले लूँगी गारंटी बैच, वो गारंटी बैच के अंदर यही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। बस फटाफट हमको आंसर देखना है और निकलना है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो। अच्छा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ आपको, ताकि अगर किसी को कुछ बात वगैरह करना रहा तो आप क्या कर सकते हो, सीटेट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। 9146804636। क्लियर? और ये जो बैच है, मैं ये बैच जून से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और कब तक का स्टार्ट करूँगी? जब तक का हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता। क्लियर? और एक ही बार आपको पेमेंट करना रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। मैं हिंदी ही ले रही हूँ, आप इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हिंदी में ही मुझे एक्सप्लेन करना है। निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड, यानी कि निम्नलिखित नीचे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो निम्नलिखित है कौन सा ऐसा है जो आकलन के मानदंड मतलब यानी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि क्या क्या चीज़ें हो गई है, जिला है, राज्य है, राष्ट्र है, ये स्तर पर मतलब सतह पर, स्तर पर मतलब उस सतह पर, उस लेवल पर, ठीक है। विभिन्न हत्याधारों को बच्चों को सीखने के लिए देता है और वो शिक्षा की गुणवत्ता की सूचिता करता है। मतलब यानी कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो बच्चों को सीखने के लिए क्या करता है, सुनिश्चित करता है, यानी कि उसको बेस्ट बनाता है। तो देखो ये ऑप्शन के अंदर अगर आप जाओगे, मैं ऑप्शन को थोड़ा सा जूम करती हूँ, अगर आप ये लेते हो सीखने की विशिष्ट उद्देश्य, तो खास मकसद सिर्फ नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। सीखने की सिर्फ उद्देश्य, तो सिर्फ ये सीखने की उद्देश्य भी नहीं रहेगा। सीखने की प्रतिफल का मतलब क्या होता है? प्रतिफल का मतलब ये होता है कि जो हम सिखा रहे हैं उसका आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे इन आउटकम होता है, यानी जो हम सिखा रहे हैं बच्चा उसके अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये देखो, ये ऑप्शन में हम कब जा सकते थे इसके तरफ, ये ऑप्शन में सीखने की विशिष्ट जो उद्देश्य है, ये हम तब जा सकते थे जब हमको ये पहला ऑप्शन नहीं दिया होता। सीखने के प्रतिफल और
दक्षता, मतलब यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मतलब कॉम्परेटिव भी होंगे और जो चीज़ें और उसको आउटकम भी होंगे। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया होता तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते। लर्निंग के लिए सिर्फ क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ ये देखो, ये जो ऑप्शन दिया है ना, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ गई है, मगर ये तमाम चीज़ों के अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं आया है, इसलिए हम किस तरफ गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन की तरफ गए हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखो, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? सबसे ज़्यादा उपयुक्त बोला गया है। तो देखो, 3rd स्टैंडर्ड के लिए फैमिली ट्री तो 1st स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है? कॉसेस ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ द फैमिलीज़, ये बड़ी स्टैंडर्ड के लिए हो जाएगा। ये ऑप्शन तो चौथा वाला भी कट हो गया। अब हम कंफ्यूज किस में है? समाज एक परिवार के रूप में, ये वाला, और दूसरा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? परिवार में बदलाव। तो आप अगर इंडेक्स उठाकर देखेंगे तो 3rd स्टैंडर्ड के लिए, मतलब क्लास 3rd के लिए जो इंडेक्स के अंदर दिया गया है वो है परिवार में बदलाव। समझे ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? इंडेक्स से आया है, 3rd स्टैंडर्ड की। तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये जो आंसर निशान लगा है उस पर मत जाओ, मैं आंसर आपको जो बता रही हूँ आप उस आंसर की तरफ जाओ, ठीक है। फिर कौन सा क्या बोला गया है? ये कहाँ से आया है? ये NCERT की बुक में से दिया गया है, ठीक है। NCERT की बुक में से मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी। अगर क्या बोलते हैं आप लोग, यानी क्या बोलते हैं ऑफलाइन बैच रहेगा तो मैं उसके अंदर प्रूफ करके दिखा दूंगी, हाँ उसके अंदर से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? अब तुम सोचोगे ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे हम? कर्नाटक राज्य में प्याज के पत्तों को कैसे अलग किया जाता है? भाई ये स्टेटमेंट, जो ये लाइन जो दी गई है ना, वो NCERT की बुक में है, हमको उतनी डीप में स्टडी करना पड़ेगा। तो जो चीज़ से हम अलग करते हैं उसको क्या बोला जाता है? इलीगेट, ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। अब जाहिर सी बात है नाइफ से तो नहीं करते हैं, ठीक है। और ये सब जो ऑप्शंस होंगे ये ऑप्शंस नहीं आने वाले, NCERT की बुक में जो दिया गया है उससे ही करना है। चौथा ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3rd आएगा। हमारा 5 क्वेश्चंस हो गया है, ठीक है, और आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है बेटा, सिर्फ 5 क्वेश्चंस हुए हैं। चलो फटाफट से एक मरतबा हम इसको क्या करते हैं? रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला ऑप्शन हमने क्यों लिया? क्योंकि ये पाठ्यपुस्तक बच्चों के अकॉर्डिंग हो रहा है। ये कट क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि शिक्षक के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, और जो साइंसी नज़रियात के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। इसको हम लोगों ने शॉर्ट कैसे लिया? महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात जो है गुजराती। इस ऑप्शन से हम लोगों ने क्या किया? सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। 3rd ऑप्शन हम लोगों ने क्यों लिया? मतलब 3rd क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है किसके अंदर जा रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जा रही हैं। अच्छा, ये जो 64 वाला क्वेश्चन है, मैंने ये परिवार में बदलाव क्यों लिया? ये ऑप्शन की तरफ में क्यों गई? क्योंकि इंडेक्स के अंदर 3rd स्टैंडर्ड के इंडेक्स के अंदर ये दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब यानी ये कर्नाटक के अंदर प्याज काटने वाला जो है, ये किस में लिया गया है? ये NCERT का सेंटेंस दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने तीसरे ऑप्शन की तरफ गए। देखो 2 सेकंड नहीं लगा मुझे रिवीजन करवाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा 66 क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम जाते हैं। तो 66 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मतलब यानी कि थोड़े से बड़े लेवल पर, ठीक है। प्राइमरी लेवल बोलेगा तो डेट मीन्स पहली से लेकर के चौथी तक का इतना हो गया। अब प्राथमिक स्तर बोल रहा है तो डेट मीन्स 5वीं 6वीं 7वीं इस तरीके के क्वेश्चन, थोड़े से बड़े बच्चे जो जिसको थोड़ी सी समझ आती है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोला गया है? यानी थोड़े बड़े लेवल पर अगर सिखाया जा रहा है
तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अनुभव साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर देखो मैं आइडेंटिफाई करके बता रही हूँ, डांडी यात्रा और व्यापक की अवधारणा। तो ये अजाई सी बात है, अवधारणा लेकर हम क्या कर लेंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा है ही नहीं। ठीक है, फिर एवरीवन डज नॉट गेट फैसिलिटीज़ ऑफ वाटर इक्वालिटी, ये भी कोई अच्छे ऑप्शन में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कोई जो है फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिल रही है, तो हमारे पास वो टॉपिक अच्छा नहीं बन पाएगा। यूज़ ऑफ वाटर, कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी, मतलब यानी उसकी जो है डेंसिटी के बारे में पढ़ना, ये सब तो रूल्स और रेगुलेशंस हो जा रहे हैं, मतलब ये ओपन माइंडेड क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। पानी का प्रयोग और पानी का जो इस्तेमाल है, देखो लिखा हुआ है यूज़ ऑफ वाटर सॉलेबल और सब्सटेंस, मतलब उसकी क्या हो रही है, घुलनशील वस्तुएं, मतलब इन्हें उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में जा रहा है। बाकी सारे ये जो है ये क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड है। क्या क्लोज एंडेड कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है आप मुझे सिर्फ नाम बताओगे। आप कहाँ रहते हो, आप मुझे प्लेस बता दोगे। आपकी उम्र कितनी है, तो मैं मानती हूँ सबकी एज, नाम और प्लेस अलग अलग होगी, बट वो फिक्स क्वेश्चन है। और अगर मैंने आपको ये बोला कि जैसे अगर मैंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, है ना, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, तो सबका अलग अलग होगा, सब अलग अलग तरीके से बोलेंगे। तो ये कैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है ये हो जाएंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये जो मैंने 3 बताया आपको नाम वगैरह, ये उसमें जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 के अंदर क्या बोला गया है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। 67 के अंदर देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन भी दिया गया है, कारण भी दिया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ो और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। बेटा क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है, सही विकल्प का चयन करो। जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, गलत विकल्प अगर बोला जाता है कौन सा सही नहीं है उस पर लगाओ, तो हम सही को लगा के आ जाते हैं। पहले ही आप यहाँ पर ध्यान दे देना, अगर आपको सही बोला है, सही को क्या करना, सर्कल कर देना। अब आंसर पढ़ना। बच्चों को स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्त्रीत्व है, जिन्हें कक्षा में क्या करना चाहिए, प्रतिबाधिता देना चाहिए। मतलब कि टीचर जो है, मतलब एक टीचर को कैसा करना चाहिए, अ चाइल्ड लोकल ऑब्जेक्ट, जो भी उसके पास जितनी भी चीज़ें और नेचुरल जो रिसोर्सेस है लर्निंग के लिए, विच शुड गिव इन प्राइमरी क्लासरूम, बच्चों को देना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उनके पास पढ़ने के लिए उनको नेचर के अकॉर्डिंग भी देना चाहिए, और जो उसके लोकल ऑब्जेक्टिव्स है टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, डन है। नेक्स्ट, व्हेन द गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास की जीव संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों को प्रति सोचते होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि का प्रशोत्र करेंगे। मतलब कि जब भी अगर हम कोई चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को देंगे, तो वो क्या करेंगे, बच्चे उसके बारे में सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो दोनों कथन मिलता जुलता है, कारण भी सही है, कथन जो है कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा। फिर उसके बाद 68 क्वेश्चन पे देखो क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्र पर्यावरण अध्ययन को भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए, उपयुक्त नहीं होना चाहिए। तो देखो कौन सा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो लेबलिंग करना समझ रहे हो, सिर्फ नाम याद करवाना ये सही नहीं है। जहाँ पर भी आपको लेबलिंग वर्ड दिख जाएगा, पहली फुर्सत में उसको कट कर दो। लेकिन अभी आंसर अपना यही वाला आना है, क्योंकि वहाँ क्या बोला है, नहीं होना चाहिए, तो बच्चों को लेबलिंग नहीं करवाना है। अच्छा, ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम देखते हैं, बच्चों को
अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहा जाए। हाँ, तो ये बच्चा अपने मन से कर रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है। शिक्षक या ये कोशिश करे कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं, तो इसमें भी बच्चा एक्टिव है, ठीक है। और बच्चों की कल्पना शक्ति के प्रति साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना का मौका मिले, इसमें भी बच्चा एक्टिव है। एक्टिव बच्चा किस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर हमारा कौन सी चीज़ हो रही है, लर्निंग प्रोसेस हो रही है। लर्निंग प्रोसेस बस हम लेबलिंग करके आ गए, लर्न करके आ गए, वो आंसर है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट होगा। हालांकि आंसर यही होगा, हाँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्या है, नहीं होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला भी टाइम ज़्यादा हो गया, 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मैं सिर्फ इसका आंसर बता देती हूँ, चौथा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ले लूँगी, क्योंकि मेरे को आज इंट्रो देने में ही थोड़ा सा टाइम चला गया बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ठीक है, 63 का है, 63 जो है ये आंसर आएगा 69 का। 70 वाला देखो, 70 वाला जो है क्वेश्चन बहुत बड़ा है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, क्या चीज़ सही है? तो देखो, हमको हर ऑप्शन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पहले मैं डी ऑप्शन को पढ़ती हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे को ऑप्शन कट करने आना चाहिए। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ्य मुख्य अवधारणाओं से शुरू ना होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होना चाहिए। अब देखो, पहले ही मुझे गलत दिख गया डी ऑप्शन कि पाठ्यक्रम की प्रत्येक पाठ्य जो है मुख्य अवधारणाओं से शुरू ना होकर, यानी उसकी जो अवधारणाएं हैं दैट मीन्स कि जो सिलेबस है वो कंसेप्ट से शुरू ना होकर के क्वेश्चन से शुरू होना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होगा, पहले हमको कोई भी चीज़ का कंसेप्ट बताना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको जो बता रही हूँ, ध्यान दो कि मैं अभी जो आपको बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आई हूँ। मैं किस पे आई हूँ? क्वेश्चन पेपर पे आई हूँ, जो कि हालांकि रॉन्ग मेथड है ये। किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमको पहले, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ईवीएस पढ़ने से पहले मुझे उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट समझ रहे हो? अभी जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर दोनों क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेडागॉजी भी आ रहे हैं और कंटेंट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको पेडागॉजी भी समझ में आना चाहिए और कंटेंट भी समझ में आना चाहिए। बट मैं आपको कंटेंट नहीं पढ़ाई हूँ, मैंने आपको पेडागॉजी नहीं पढ़ाई हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को एनालाइजिंग कर रही हूँ। आई नो दैट कि ये मेथड ठीक नहीं है। पहले मुझे कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए, पेडागॉजी पढ़ाना चाहिए, आफ्टर डैट मुझे क्वेश्चन पे आना चाहिए। लेकिन मैं क्वेश्चंस को इस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ कि आपको अगर जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर मैं आपको बताते चल रही हूँ। लेकिन हमारी जो स्टडी है वो बेस्ट जो है कब हो पाएगी, जब हम पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम के जो पाठ्यक्रम है उसके प्रत्येक पाठ्य मुख्य अवधारणाओं से, बड़े बड़े जो अवधारणाएं हैं, मतलब इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं, उससे शुरू ना होकर के प्रश्न से शुरू होना चाहिए। भाई तो ये गलत है। तो अब मुझे पहले मिल गया डी ऑप्शन इसमें है रॉन्ग, डी ऑप्शन इसमें है रॉन्ग, डी ऑप्शन इसमें है रॉन्ग। बचा कौन सा? ए बी सी। अच्छा, एक मरतबा पढ़ के देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शैक्षिक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था स्पर्ध वो क्रमिक तरीके से हो, मतलब के जो सिलेबस होते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के, वो अरेंजमेंट जो होते हैं टाइटल्स के अकॉर्डिंग्स होते हैं, और वो एक बिल्कुल सही सिक्वेंशियल माइनर में होंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम दूसरा टॉपिक पढ़ लिए फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं, कनेक्टिविटी होना चाहिए। मतलब एक चैप्टर जब हमने पढ़ा तो दूसरा कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो पहले हम प्लस सीखते हैं, फिर माइनस सीखते हैं, फिर मल्टीप्लाई सीखते हैं, फिर डिवाइड सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं सिखाता है कि पहले डिवाइड सिखा दिया, फिर मल्टीप्लाई सिखाया, फिर माइनस सिखाया। इस तरीके से नहीं सीखा जाता है। ठीक है, हर चीज़ की एक स्टेप होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा। सेकंड ऑप्शन बोला जा रहा है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकार आधारित है जिसमें प्राकरण और उप प्राकरण की व्यवस्थाएं जो है, मतलब उसको क्रम तरीके से होती है। तो हाँ, ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत होना चाहिए। हाँ, ये बात भी याद रखो, जो करिकुलम होता है
इन्वायरमेंटल ऑफ स्टडी, वो क्या होता है, इंटीग्रेट होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आप याद रखो, ये इंटीग्रेट होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या जो होता है वो एकीकृत होता है। अगर आपको ऑप्शन ने बोला एकीकृत नहीं है तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो मैंने 10 क्वेश्चन ले लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप कर रही हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको सेकंड पार्ट इसका चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं 4 बजे के बाद, मतलब ये नहीं, ये 3 से 4 का वक्फा जो है, आधे घंटे का समय, मैं आधे से 1 घंटे का समय, उस दरमियान में मैं वीडियो बना दूंगी। और डेली जो है 7 बजे तक का, 8 बजे तक का आपको ये वीडियो जो है अपलोडेड मिल जाएगी। चलिए, अब जब तक का आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।